एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद सच टेलीविजन की स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन टकराव जीत का में बड़ा मैच था, लेकिन बड़े मैच को बहुत बड़ा बना दिया। साउथ अफ्रीका ने शानदार बैटिंग की और फिर शानदार बॉलिंग की और तकरीबन वन साइडेड ही था। जब इतना बड़ा स्कोर हो जाए तो उसके बाद रहता भी कुछ नहीं, वन साइडेड ही रहता है मैच। अब मामला ये है कि बांग्लादेश के लिए कोई बहुत बड़े चांसेस नहीं है, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है कि अफगानिस्तान ने अपने चांसेस बड़े ब्राइट कर लिए हैं। अभी अफगानिस्तान के मैचेस हैं और एक पाकिस्तान को और एक इंग्लैंड, दो साबिक वर्ल्ड चैंपियंस को हराना, एक डिफेंडिंग और एक साबिक वर्ल्ड चैंपियन, दोनों को हराना कोई आम बात नहीं है। कमाल किया अफगानिस्तान ने और अपनी राहें बड़ी उन्होंने हमवार कर ली हैं। अफगानिस्तान अगर एक आधा मैच और जीत जाता है तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे अफगानिस्तान के, और ये 6 पॉइंट्स बहुत टफ टाइम देने लगे उन टीम्स को जिनके बाकी 6 होंगे, क्योंकि अब सब ने एक दूसरे के साथ खेलना है। पॉइंट्स टेबल पर भी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो अब तकरीबन गो थ्रू हो गई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है उसको, तो न्यूजीलैंड भी साफ है और इंडिया का रास्ता भी साफ है। बचे हम, यदि हम पाकिस्तानी और इंग्लैंड वाले और हमारे ऑस्ट्रेलियन भाई, और उसके साथ साथ हमारे अफगानी दोस्त, वो भी तकरीबन अब इस पोजीशन में है कि 2 मैच जीत चुके हैं। काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ साहब, 150 रन 149 से डिफीट हुई है। आज बांग्लादेश को 233 कर गया बांग्लादेश, वरना तो 129 पे 7 आउट थे उनके, तो कुछ एंड में आके कुछ कर गए। पर आज के मैच से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये थे आज के मैच के कि हमने उससे बहुत कुछ सीखा। मैंने तो बहुत सीखा है। एक कि आप पिच छोड़ दें, आप इन्वायरमेंट छोड़ दें, आप प्रेशर छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखें कि टारगेट क्या है और उसको हिट करें, अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें, टारगेट देखें, हिट करें, वो आप अपनी स्ट्रेंथ के बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। और दूसरी बात ये है कि अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जब आई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई उसको अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बहुत बुरे तरीके से हार के वो ऑस्ट्रेलिया से आई। 5 मैचेस की सीरीज़ में 4-1 से शिकस्त हुई उनको और बड़े बुरा हराया ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन जब वो आए यहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एक उनका पूरा स्ट्रक्चर ही मुख्तलिफ था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने खेला है। और आप देखें कि हम ये बात करते हैं कि जी वो टीमें जीतेंगी जिनका स्पिन अटैक अच्छा है। साउथ अफ्रीका के पास क्या है? साउथ अफ्रीका वो वाहिद टीम है जो 4 पेसर्स के साथ जाती है खेलने के लिए, और एक उनके पास स्पिनर है महाराज। और देखें उनके चारों पेसर्स जो हैं वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, विकटें भी ले रहे हैं और उन्हें पूरी टीमों को जो है वो आगे लगाया हुआ है। तो ये, और दूसरी बात है उनकी बैटिंग में देखें, उनकी बैटिंग का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि कोई एक प्लेयर नहीं चलता तो दूसरे उसकी जगह लेता है। क्विंटन डिकॉक नहीं चलते जिस मैच में तो उसमें वेंडर डूसन चल जाते हैं, वेंडर डूसन नहीं चलते तो उसमें जो है वो क्लासन चल जाते हैं, क्लासन नहीं चलते तो मिलर चलता है, मिलर नहीं चलते तो जी हाँ कैप्टन। अब आप कैप्टन के देखें कि कैप्टन ने देखा कि 2-3 मैचेस में वो स्कोर नहीं कर रहा था, बवूमा टोटली आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ निक था, वो जाके बाहर बैठ गया, रीजा हेंड्रिक को अंदर ले आए। हेंड्रिक बहुत बड़ी बात नहीं है काशिफ साहब, बहुत बड़ी मिसाल है ये कि कैप्टन ने अपनी कैप्टनसी को एक तरफ रखा, मुल्क को आगे रखा। बॉलिंग में आप देख लेना, एंगीडी आज वो आउट ऑफ फॉर्म थे, वो बाहर बैठे, विलियमसन आए तो उन्होंने उससे अच्छी गेंद करनी शुरू कर दी, विलियम्स ने उससे अच्छी गेंद करनी शुरू कर दी। तो इसलिए पूरी टीम, इसका मतलब है कि इन सारी टीमों ने पहले वर्ल्ड कप से पहले तैयारी की हुई है और इनके पास जो 16, 17, 18 जो प्लेयर्स हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। जब वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही परफॉर्म करते हैं और वैसे ही बढ़कर आते हैं। अब बांग्लादेश जो था वो देखें, मेरा ख्याल है बांग्लादेश को इतना ही स्कोर करना चाहिए था अगेंस्ट सच अ क्वालिटी बॉलिंग ऑफ साउथ अफ्रीका। और आपको याद होगा सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में प्री मैच सेशन, तो हमने यही कहा था कि 250 से 250 तक जा सकती है बांग्लादेश, इतना स्कोर करेगी, इतनी उसकी वो और 350 तक स्कोर करेगी साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने फिर दोबारा 380 स्कोर कर दिया। तो इसलिए प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा है और ये वो टीम है जिसमें हम कह सकते हैं कि जी वन ऑफ मैच था। मैं तो कह रहा था आज 18 रन कम है उनके, शॉर्ट है वो तो 400 की आदत हो गई है उन्हें। और दूसरी बात है ये वो टीमें हम कह सकते हैं जी वन ऑफ मैच था नीदरलैंड के खिलाफ, जो कि वो हार गए। अदरवाइज ये टीमें जो हैं पूरी कॉम्पैक्ट टीमें। अच्छा काशिफ, आज चूंकि जरा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, एक तो अब तक के वर्ल्ड कप के एनालिसिस पे, हमारी अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे हमने बहुत बात कर ली कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आज इसको छोड़ देते हैं कि ऊपर नीचे क्या हो रहा है, कौन क्यों प्रेशर में है, कौन किस लिए प्रेशर में नहीं है। हमारा डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ है इतना बुरा, ये इसकी बैक कहाँ से शुरू हुआ? बहुत अच्छी बात की।
अब आप सुने, हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है एशिया कप से। इस रीसेंट एशिया कप से भी पीछे से हमारा डाउनफॉल उस वक्त से शुरू हुआ है जब हमने ये ज़हन में डाल दिया था कि ये 11 प्लेयर्स हैं और ये 11 प्लेयर्स ही हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे और इन्हीं के साथ हमने हर टूर्नामेंट फिक्स हो गए थे। तमाम बायलैटरल सीरीज, आप अफगानिस्तान की बायलैटरल सीरीज से शुरू कर लें, यही 11 प्लेयर्स। उसके बाद एशिया कप में आए वही 11 प्लेयर्स, और उनमें से आपका एक प्लेयर जो है वो ज़ख्मी हो गया, नसीम शाह, और फिर आपको अंदाज़ा हुआ कि आपकी बॉलिंग बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। आपके पास प्रेपरेशन ही नहीं थी। हम शायद वो वाहिद टीम थी जिसने इस वर्ल्ड कप के लिए तैयारी ही नहीं की। क्यों तैयारी नहीं की? कैसे आप ये कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि एशिया का वर्ल्ड कप इतना मेजर इवेंट हो रहा है, तो हमारे लड़के जो थे वो कनाडा में एक बिल्कुल अननोन लीग जो थी वो खेल रहे थे, अमेरिका में जाके अननोन लीग खेल रहे थे, लंका प्रीमियर लीग जो कि सबसे हल्की लीग है वो हम जाकर खेल रहे थे। उसके अलावा हमने जब अफ़गानिस्तान के साथ खेलना था तो हमने अपनी प्राइम टीम को उठा के ले आए। हमने ये देखा ही नहीं कि हमारे बी टीम कौन सी है, जो ऐसे लड़के कौन से हैं जिनको हमने टेस्ट करना है वर्ल्ड कप में। कोई तैयारी नहीं थी। अगली बात, अगला प्रॉब्लम ये था कि कोचेस, तमाम टीमों के कोचेस ने उन लड़कों को अपने साथ रखा हुआ, प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले तैयारी कर रहे हैं। हमारा कोच था ही कोई नहीं, हमारी ऑनलाइन ग्रूमिंग हो रही थी। हमारा कोच ऑनलाइन था, हमारा फास्ट बॉलर कोच वो था ही नहीं हमारे साथ, हमारा बॉलिंग कोच हमारे साथ था ही नहीं, मैनेजर हमें पता ही नहीं था कौन सा मैनेजर है, पूरा स्ट्रक्चर हमें पता ही नहीं था। हम सिर्फ एक कप्तान के साथ खेल रहे थे और कप्तान ही हमारा कोच, कप्तान ही हमारा सेलेक्टर, कप्तान ही हमारा सब कुछ। और वर्ल्ड कप से पहले आपका स्ट्रक्चर ही पीसीबी का टूट गया, आपका सेलेक्टर ही कोई नहीं था, आपका चेयरमैन ही कोई नहीं था, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कोई नहीं था। बड़ा डिटेल आपको पता ही नहीं था कि आपका क्या। इन सब सिचुएशन के साथ आपने टीम उठाई और आप एशिया कप में चले गए उन्हीं 11 प्लेयर्स को ले जाकर, और आपने समझा कि हम बहुत तुरम खान है। वहाँ जाके पता चला कि ओहो आपके तो प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा निकल। अच्छा, आपके जब मसले निकले तो आपने जो रिजर्व लेकर गए हुए थे फास्ट बॉलर, जिसको आपने कहा था जी ये हमारा रिजर्व है, उन्हीं 11 का मतलब ये भी वो इतना ही काबिल है। जब प्रॉब्लम पड़ी नसीम शाह की तो आपने उसको बुलाने की बजाय आपने वापस पाकिस्तान फ़ोन किया कि हमें रिप्लेसमेंट भेजें पाकिस्तान से, ऐसे प्लेयर भेजें जिनको हमने खिलाना है। और ऑल ऑफ अ सडन ज़मान खान निकल कर आया और ज़मान खान को आपने तरजीह दी वसीम जूनियर के ऊपर, धानी के ऊपर। नहीं, धानी को तो छोड़ देना, नहीं उस बुलाया तो उसको भी था, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप का हिस्सा तो नहीं है ना। हाँ। वसीम जूनियर के ऊपर आपने तरजीह दी उसको, ज़मान खान को, और आपने कहा ये खेलेगा फाइनल श्रीलंका सेमी जो भी मैच था, क्रूशल मैच अगेंस्ट इंडिया के साथ भी खेलेगा, श्रीलंका और इंडिया के साथ ये खेलेगा, क्योंकि जिसको आप रिलाय करते हैं हम उसके ऊपर रिलाय नहीं करते। वो मैच आपने खिला लिया। जब आपने स्क्वाड देने का टाइम आया वर्ल्ड कप का तो आपने दोबारा से उस प्लेयर को अंदर डाल दिया जिसको आपने खिलाया ही नहीं था, जिसको तरजीह दी थी उसको आपने कहा भाई तुम अब साइड पे हो जाओ, और आगे असद अली, मतलब ये। और अच्छा आगे सुने, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील प्लान का हिस्सा ही नहीं ऐसे प्लेयर जो आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं थे, प्लानिंग में हिस्सा ही नहीं थे, ऑल ऑफ अ सडन वो प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं और वो टॉप स्कोरर बन जाते हैं आपके वर्ल्ड कप। बहुत आपने अच्छा नक्शा खींचा, मजेदार। इसमें आप बताएं, इसमें आप बताएं जो आपने सारा नक्शा खींचा है ना काशिफ, एक इसमें और बड़ा मजे की चीज़ है, आपने एक तो जिक्र कर दिया है। हम ये कहते रहे हैं, आपको याद होगा हम अपने ट्रांसमिशन से पहले अपने रेगुलर प्ले फीड प्रोग्राम में ये बात करते रहे हैं, जब चेयरमैन नहीं है, सिलेक्टर नहीं है, कोच का पता नहीं है कौन उसको अपॉइंट करेगा, कब करेगा, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट टीम पर आता है। फिर एक चेयरमैन जाता है, दूसरा आता है, अपनी पॉलिसी लाता है, तीसरा फौरन आ गया था, रमीज राजा, नजम सेठी और ज़का अशरफ सेकंड्स में आ गए। अच्छा, जब ज़का अशरफ से पहले आए नजम सेठी साहब ने फटाफट कुछ फैसले लिए, हम जी प्लेयर पावर ये वो ख़त्म करेंगे। उन्होंने इस प्लेयर पावर को ख़त्म करने के चक्कर में कुछ बीच में मामलात और चला दिए। अच्छा, फिर हम मिक्की अर्थर को इतने नीचे गिर गए मिक्की अर्थर को लाने के कि भाई उसके हाथ पाँव जोड़ना शुरू हो गए, नहीं भाई आजा, तू ऑनलाइन ही आजा। अच्छा, आखिर तो मुझे लगता था कि वो ऑनलाइन नहीं आया तो उसको फ़ोन पे ही आ जाए यार, तो हमारे साथ फ़ोन पे आ जा, तो आप बीपर पे आ जा, बीपर पे आ जा। अरे आ गए। अच्छा, एहसन भी साथ है। एहसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन अब्बास ने हमें ज्वाइन कर लिया जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और एहसन भी आपकी तरह बड़ी ही तगड़ी खड़ी सुना। एहसन बस आपकी तरह बीपर पे आ रहा था, मिकी अर्थर तो शुक्र करें ऑनलाइन आ गया, अब स्काइप पे अवेलेबल है टीम को। यार एहसन, बड़ी ही डिटेल अगर आपने सुनी हो, काशिफ भाई ने एक बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है। ओरिजिनल मसला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक हम आए? पाकिस्तान की बात करें, बनता तो यही है।
अरसलान भाई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज है, किस किस का रोना रोएंगे हम। क्या बैटिंग को ले ले, क्या बॉलिंग को ले ले, क्या फील्डिंग को ले ले। किसी एक चीज पे अगर बात करनी होती तो हमें समझ पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कल जो बाबर आजम ने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद जिक्र किया कि हम कभी बैटिंग करते हैं तो बॉलिंग फेल हो जाती है, बॉलिंग करते हैं तो बैटिंग फेल हो जाती है, हमारे फील्डर्स जो है वो पता नहीं उनका ध्यान कहाँ होता है। तो अफसान ये चीजें तो हम अभी से नहीं, एक अरसे से गर्दिश कर रही हैं कि प्लेयर्स के फिटनेस के मसाइल अलग हैं, प्लेयर डाइव मारते हुए अलग डरते हैं, कैच सिंपल सिंपल हाथ में होते हैं गिर जाते हैं, इवन कि स्किपर से खुद कैच गिर जाता है। तो ये चीजें तो एक लंबे अरसे से चलती आ रही है। फील्डिंग के ऊपर तो मेरा ख्याल है हमारा एक लंबे अरसे से डिबेट चलती आ रही है, लेकिन क्लूलेस डिबेट है। वो एक ही दफा हुआ था जब मिसबाहुल हक साहब कैप्टन थे और हमारा काकुल एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन चला था, और उसको लेकर अभी तक बातें की जा रही हैं कि जबरदस्त किस्म की फिटनेस थी और हमने वहां से बहुत कुछ सीखा। सवाल अच्छा, ये है, एहसन आपको याद होगा आपका लास्ट फिटनेस टेस्ट जब मिसबाह कोच थे ना, हेड कोच, तब हुआ था 2 साल पहले। तो लास्ट फिटनेस टेस्ट को हुए 2 साल हो गए, उसके बाद फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ भाई आपका। देखिए एक जो कहते हैं ना ऐसा ही है अरसलान, और ये मुझे नहीं समझ पड़ती कि ये फिटनेस टेस्ट अगर होता भी है आइंदा भी तो किस बेस पे होगा। वो योयो टेस्ट होता है एक इनका, जिसका मिर्जा भी जिक्र करते रहे, उमर उस अकमल के यो-यो लिए था। टेस्ट में। जी वो उमर अकमल के लिए ही था। लेकिन देखिए अरसलान एक और बात है, माजी में हम ये देखते हैं जब हमारे लेजेंड्स खेलते थे, सईद अनवर खेलते थे, मोहम्मद यूसुफ, वसीम अकरम की टाइप की बात करें, उस टाइम पे भी ये वाले मसाइल होते थे। लेकिन कुछ खिलाड़ियों का ये भी कहा जाता था कि ये पता नहीं इनका फिटनेस टेस्ट कब होता है, लेकिन वो अपना परफॉर्म करके दिखाते थे अरसलान, अपने बल्ले से परफॉर्म करके दिखाते थे। वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलते थे, तो उन पे उंगलियां उस तरह से नहीं उठाई जाती थी। कल के मैच को अगर लेकर बात करें तो अरसलान इंतहाई मायूसी है, इंतहाई मायूसी है। मैं एक ट्विटर देख रहा था और दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया कि उसमें एक साहब ने उनको ये चीज भेजी कि उन्होंने अपना टीवी तोड़ दिया और उसकी तस्वीर भेजी कि मेरे घर में मेहमान आए थे और हमने गैदरिंग की थी और हमें ये लग रहा था कि अफगानिस्तान जिससे हम आज तक हारे नहीं है तो आज कैसे हार सकते हैं। मेरे ख्याल में कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया है। ना सिंगल डबल्स रोक सके पाकिस्तानी, ना चौके रोक सके, हर ओवर में आपके बाउंड्री लगी है, और ना चौके मार सके हैं माजरत के साथ। मुझे नहीं समझ पड़ता कि कप्तान साहब जो है वो किस मूड में थे, या वो ये कह रहे थे कि मेरा बल्ला चल नहीं रहा तो शायद आज चल जाए, और 290 का टारगेट रखा उन्होंने अपने दिमाग में। 45 ओवर हो गए, 43 ओवर तक तो 202 था हमारा, 44 ओवर में आखिरी वैसे 5 आपको ओवरों में मुबारक, हमने स्कोर किया है। एक मुबारकबाद भी तो बनती है ना। वैसे देखें आपने एक अरसे के बाद छक्का भी तो मारा है पावर प्ले में। पावर और मारा आप किसने है इसको- एहसन, मारा किसने है जो आपका प्लान का हिस्सा ही नहीं था वर्ल्ड कप का। अच्छा अरसलान, एक और बात आपने नोट की हो, आप अब्दुल्ला शफीक का बैटिंग स्टाइल देख लें और उसामा मीर का बॉलिंग स्टाइल देख रहे हैं। ये दोनों जो हैं ये अग्रेसिव अप्रोच करने वाले बैट्समैन और बॉलर हैं। उसामा मीर की बॉलिंग हम पहले भी देखते आए अरसलान, उसामा मीर इस तरह से बॉल नहीं करते, वो बॉल क्विक करते हैं। मुझे नहीं पता कि कप्तान ने उनको क्या कहा, मुझे ये नहीं पता कि अब्दुल्ला शफीक को हिट करने से और ज्यादा स्कोर करने से कौन रोक रहा था। इस पे बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जो सबसे एहसन बड़ा बड़ा सवाल सिंपल है, बता देता हूं, अब्दुल्ला शफीक के कैप्टन के क्रीज पर आने से पहले 4 चौके थे, कैप्टन के क्रीज पर आने के बाद उनका चौका नहीं था, तो किसने रोका मुझे बताएं। बहुत सारी चीजों पे अरसलान सवाल उठते हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि जदरान ने 10 चौके लगाए हैं कल अपनी इनिंग्स में, और 10 के 10 ऑफ साइड पे। ठीक है, आपको पता है एक आपका बैट्समैन मुखालिफ खड़ा है और वो एक ही तरफ चौके लगा रहा है और वो बार बार लगाई जा रहा है। क्या प्लानिंग थी उसके खिलाफ? नूर डेब्यू कर रहा था कल, गो के आप पहले उसको खेल चुके हैं पीएसएल में, लेकिन उसने 3 बड़ी विकेटें अरसलान ली है। हम ऐसे डरे हुए थे पता नहीं क्या आ गया। 36 ओवर करवाए हैं अरसलान कल स्पिनर्स ने अफगानिस्तान के, 12 ओवर पेसर्स ने करवाए हैं। ये सवालिया निशान है, क्या पाकिस्तान ये नहीं सोच सकता था? कितने हमने कराए हैं, 21 ओवर में 131 स्कोर खाए और 0 विकेट ली। उनके बॉलर्स ने किस तरह परफॉर्म किया? कोई सोच सकता था कि 4 स्पिनर्स खिलाए जाएंगे और बाबर आजम, रिजवान और साथ आपका अब्दुल्ला शफीक की विकेट ली है नूर ने। इतना सक्सेसफुल रहा है, वो प्लानिंग के साथ है। तो आपकी प्लानिंग कहां थी? करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है मैनेजमेंट पे, करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है प्लेयर्स के ऊपर, किस काम के लिए खर्च किया जाता है? एहसन यही बात जो एहसन आप कर रहे हैं ना, यही बात पूरी डिटेल अगर आप थोड़ी देर पहले आते हैं ना तो काशिफ शबीर साहब ने पूरा नक्शा खींचा। मुझे बड़ा मजा आया कि ये मामला, मैंने इनसे पूछा शुरू कहाँ से हुआ, उन्होंने उसकी जड़ से बताया और अभी तक जो हमारी वो कॉज है उस तक हम आए हैं।
ऐसा ही है। मिकी आर्थर से पूछा मैं वर्ल्ड कप से पहले, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि हमारा फील्डिंग के ऊपर बड़ा फोकस है और हमने अपनी फील्डिंग पे बड़ी तवज्जो दी है। ये तवज्जो दी है जो नहीं कहा था, अपनी नहीं कहा था, अपनी का वर्ड नहीं यूज किया था, खाली कहा था फील्डिंग पर तवज्जो है, और ये नहीं बताया था किसकी, मतलब जो हमारे मुखालिफ खेल रहे होंगे उनकी फील्डिंग। हाँ, उनकी, तो वो हमें हमने कहाँ कैच देना है। यार बहुत दिल दुखा है, बहुत दिल दुखा है। मायूसी ऐसे लेवल पे पहुंच चुकी है कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट हमारे पास। ऐसा लगता है कि कुछ अब डोमेस्टिक चल रहा है, आपका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल चल रहा है, साइम अयूब डबल सेंचुरी कर रहा है, शान मसूद जो है आपके काउंटी में अच्छा परफॉर्म करता है, कल शान मसूद जो है वो 180 स्कोर कर रहा है। तो ये क्या नजर नहीं आता किसी को? एक प्लेयर आपके यारियां दोस्तियां निभाई जा रही हैं, आप खिलाड़ी फायर करते हैं, दोबारा करते हैं। लेकिन शान मसूद को काफी चांस दिए। शान मसूद मुझे लगता है वो भी बस ओवररेटेड है, ओवररेटेड है। एक बात पूछनी है फिर मैं काशिफ आप, ये जो इंजमामुल हक एक बड़ी स्पेशल मुलाकात हुई है उनकी शान मसूद से, तो खाली मुलाकात है? अरसलान मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए अरसलान, मुलाकात तो आज बड़ी पर्सनालिटीज की हुई है ना। आज जका अशरफ साहब भी तो बड़े लोगों से मिले हैं। शान मसूद से इंजमामुल हक की मुलाकात पहले, उस पे बाकियों की बात तो आपको बताता हूँ कि वो क्या है, वो भी बता देते हैं। शान मसूद की मुलाकात इंजमामुल हक से जो हुई है, ये तो वो ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि बता सकते हैं कि उनकी खास बात क्या हुई है। हो सकता है उन्होंने कहा होगा बच्चे इसी तरह स्कोर करता जा, हम आगे आपको फिर लारा लगाएंगे। बहुत बुरा काम है, बहुत बुरा काम है एहसन, हमारे यहाँ जिसको लाना होता है ना उसको वाइस कैप्टन बना के लाते हैं, जिसको तरह लग रहा है। चलेंगे, मैं आने वाले दिनों में जो भी बात करूँ आपको पता चलेगा। बड़ी अजीब अजीब चीजें होती हैं हमारे यहाँ, आपको तो पता है। काशिफ भाई, यही तो अलमिया है। ये जो एक चीज आपसे करता हूँ डिस्कस, ये जो काशिफ भाई आज जी बड़े बड़े प्लेयर्स ये वो, अच्छा ये हिस्सा थे उस बात का, ये कोई एमरजेंसी नहीं हुई, ये भी आपको बता दो। जब हमारी मुलाकात हुई ज़का अशरफ साहब से, मेरी अपनी हुई, तो ये बात उन्होंने बताई कि जी हम लोग इस तरह प्लान करें। बुरी बात नहीं है, सारे क्रिकेटर्स को बुलाएं, जो तनकीद कर रहे हैं उसको भी बुलाएं कि भाई हमें बताओ तनकीद कर रहे हो तो क्या करें। ज़का अशरफ पर मलबा डालना भी मैं समझता हूँ भी क्या मलबा, उसने तो वही कैरी किया क्योंकि उसको पता था मैं आया हूँ, कुछ हटाऊंगा तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। ओ मिकी आर्थर हटा दिया जी, इतना बड़ा कोच हटा दिया, तो अब होगा, अब चेंजेस होंगे। ये जो मुलाकात हो रही है, ये काम मतलब जिनके पास थी पावर, जैसे बहुत देर रहे रमीज़ राजा, तो रमीज़ राजा भी ये काम कर सकते थे कि लोगों को इकट्ठा करते, उनकी दोस्ती यारी भी है, बुलाते और कहते यार हमें क्या करना है, हमें क्या क्या इंजेक्शन है जो लगाने हैं इसमें, अंडर 19 में, अंडर 17 में, अंडर 13 में, डोमेस्टिक में, ए में, क्या क्या करें कि हमारे पास जो टैलेंट है इधर उधर फिर रहा है वो एकदम से टैलेंट बने और टीम के लिए अवेलेबल हो। हमारे पास अवेलेबल टैलेंट बहुत कम है। देखें, ये सब कुछ करने से पहले आपको जिस इदारे की आप बात करें ना, उस इदारे को पॉलिटिकल करना पड़ेगा, उसको पॉलिटिक्स से निकालना पड़ेगा, ताकि ये पता हो कि जो सरबराह आया है उसको पता हो कि मैं 3, 4, 5 साल के टेन्योर है मेरे पास और मैं प्लान करके आगे काम को लेके जा सकता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा और आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज़ हैं, वो प्लेयर्स से ऊपर हैं, प्लेयर्स उनके नीचे हैं और उनको नीचे रह के काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा। आप क्या करते क्या हैं, हमारे यहाँ अभी जो इन्होंने बात की, ऐसे ने भी बात की कि जी वसीम अकरम, वकार यूनुस, उनके ज़माने में कौन सी चीज़ें अच्छी थी? उनके ज़माने में भी यही सब कुछ होता था। ये दोनों जो थे जिनके नाम ले रहे हैं बड़े हैं, ये कोचेस से, सेलेक्टर से सबसे ऊंचे होते थे और उनके नीचे दब के रहना पड़ता था। आप देखें कि लेकिन एक फ़र्क था काशिफ, वो था इन दो की परफॉर्मेंस। नहीं, परफॉर्मेंस छोड़ दें आप, परफॉर्मेंस देखें, यहीं से गलती शुरू होती है। यहाँ से हमारी परफॉर्मेंस भी तो भाई यहीं से गलती शुरू होती है। जो इदारा होता है ना, मुझे पता है, जो टॉप का बंदा होता है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, नीचे का बंदा जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, वो चीफ एग्जीक्यूटिव से नीचे अबव लॉ नहीं हो सकते, जिसको हम कहते हैं ना रिट ऑफ द, आप तो सियासी आदमी भी हैं, रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जितना मर्जी बड़ा हो जाए। जज के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए। इसलिए मैनेजमेंट, कोच, इसके फैसले को कोई ऊपर नहीं ले जा। कोच ने आपको प्लान बना कर देना है कि इस प्लान के मुताबिक आपने चलाना है। ब्रैंडन मक्कलम की मिसाल ले लें, इंग्लैंड में बेन स्टोक्स और जो रूट और बटलर और इन सब के आप नाम ले लें,
क्या ये ब्रेंडन मकलम से अच्छा खेलने वाले नहीं? सुपरस्टार्स हैं, लेकिन ब्रेंडन मकलम उनको डिक्टेट कर रहे हैं। और देखें टीम कहां से कहां उठा के वो लेके, ये वो टीम थी जो एशेज इतना बुरा हारी और आप देखें इंडिया देख लें, राहुल द्रविड़ जो कह रहा है वो हो रहा है। एग्जैक्ट हो कह, विराट कोहली राहुल द्रविड़ से बड़ा स्टार है, वो बहुत बड़ा स्टार, लेकिन उससे नीचे है काम। इसलिए आपको इदारे को मजबूत बनाना पड़ेगा, नंबर 1। उसके बाद आप सब स्ट्रक्चर को आप ठीक, और दूसरी बात यह है कि आपको अपने डोमेस्टिक पे रिलाय करना पड़ेगा। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही मेन टीम का हिस्सा पड़ेगा। हमारी ये भी है कि आप सिर्फ एक रोजा मैच T20 खेल लें, उसको कहें जी हम तो लिस्ट ये गलत है। देखें आपको कायद ट्रॉफी, यस, पाकिस्तान कप और PSL, इन तीनों में परफॉर्म करेंगे तो आप टीम का हिस्सा बनेंगे। जो प्लेयर इनमें परफॉर्म नहीं करेगा, या जो ये मैंडेटरी होना चाहिए, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलना इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्लेयर्स। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी दोनों ये वापस प्लेयर्स आए, इनमें परफॉर्म करें और उसके बाद मेन टीम का हिस्सा बने, तो फिर हम इनको खिलाएंगे। ये सब स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और आप इंटरनेशनल लीग्स में बंदों को भेज देते हैं, BBL खेलें, LPL खेलें, तो मसला है, 20 ओवर पे हम खुद सेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी चीजें आप सारे छोड़ देते हैं क्योंकि वहां जाके पैसा ज्यादा मिल रहा है। भाई इन सब पे पाबंदी लगाएं, इन प्लेयर्स को लेकर आएं, और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिस इदारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिस शख्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो फिर तो वो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है ना। हमारे सारे प्लेयर्स का ये हाल हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चर को बनाना बहुत ज़रूरी बात है और तैयारी करने की ज़रूरत है हर चीज़ की। लेकिन होगा क्या, अब हम वापस आएंगे और हमारे ज़कात अशरफ साहब कहेंगे जी अब हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी आज ही से शुरू कर देंगे, और अगले ही दिन हम सब कुछ भूल जाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमारा चीज़ें वहीं की वहीं धरी की धरी। यार एहसन बहुत अच्छी बात, हमारे ना एक चीज़ कि प्लेयर गेम से बड़ा नहीं हो सकता, गेम सबसे बड़ी है। तो फिर आपको प्लेयर को ताबे करना चाहिए, एक तो कोच की जो स्ट्रक्चर कहता है हमारा, फिर उसके बाद जहाँ पर अच्छा चले ब्रेक कहते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, लेकिन वापस आऊँगा तो इस पर लाजमी हम बात करेंगे। आप ताबे हैं ना उनके, हाँ हो ना अपने प्रोड्यूसर के। हाँ भैया देख ले, ऐसे ऐसे जैसे ये कह रहे हैं ना कि मुझे कहा ब्रेक लें, भाई मैं डर के ले रहा हूँ। चले जी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। तो यही वाली डिस्कशन कि भाई प्लेयर गेम से बड़ा नहीं है, गेम बड़ी है, और प्लेयर अगर एक स्ट्रक्चर के तहत और हिरार्की फॉलो करेगा तो आप भी सुकून में रहेंगे, आपके ऊपर बोझ भी नहीं आएगा। जो अच्छा बुरा होगा वो ऊपर वो लोग बोझ उठाएंगे। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अभी बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। मैं एहसन का भी इस पर व्यू लेता हूँ जो बात आपने की। एहसन, कोच और उससे ऊपर बैठे लोग और फिर मैनेजर, जो टीम का चीफ सिलेक्टर है ये, और फिर आपके जो तमाम कोचिंग स्टाफ है, NCA है, ये सारी चीज़ें मिलके एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान को ऐसा फारिग सी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, बहुत अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन एहसन साहब इनके ताबे कोई भी नहीं है। डोमेस्टिक के कोचेस को तो बड़े स्टार्स बिल्कुल मुँह ही नहीं लगाते। आप तो जानते ही हैं भाई, मैंने तो कवर किया हुआ है, तो आप और मैं तो जानते हैं। फिर कोई उनको कह भी नहीं सकता मैच खेलें। मैं भी एक वाकया कोट कर रहा था कि मुंबई इंडियंस को ज़रूरत थी, मुंबई को ज़रूरत थी तो रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आ रहे थे, वो एयरपोर्ट से उतरते हैं और मैच खेलने चले जाते हैं, ठीक है, और अगले दिन मैच होता है, वो होटल जाते हैं उसी के जो डोमेस्टिक का होटल था, और अगले दिन मैच खेलते हैं, सेंचुरी मारते हैं, मैच जितवाते हैं, घर जाते हैं। और क्या हज़ारों में उनकी फ़ीस है, वो कोई लाखों में थोड़ी है उसकी फ़ीस रांझी की या उसके जो फर्स्ट क्लास है। लेकिन उन्होंने तरजीह दी कि भाई नहीं, हमारी टीम को ज़रूरत है, डोमेस्टिक को ज़रूरत है। यार कितनी बड़ी बात है एहसन। अरसलान, देखिए अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मिसालें देना शुरू करते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इसको कंपेयर करें ना, तो फिर नीज तो नाबूद करके दोबारा बनाना पड़ेगा ये काम, जो कि होना नहीं है। दुनिया भर में बोर्ड को मजबूत किया जाता है, प्लेयर्स को ताबे किया जाता है, बाउंड किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर टोटली उल्टा काम है। सुबह दोपहर शाम सलूट ये हजूरी वाला काम है, और यहाँ पे प्लेयर को फैसिलिटेट करने के लिए मैनेजरियल चेंजेस की जाती हैं। देखिए ये बातें ढकी छुपी नहीं है। 3 साल में आपके 3 चेयरमैन तो चेंज हो गए हैं, आपकी क्या डायरेक्टर नजर आएगी? डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर आपके सामने है। 3.5 साल पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंटल क्रिकेट तक खत्म रही है। तो कहां से आपके पास प्लेयर्स बनेंगे, कहां से आपके पास बोर्ड बनेगा, कहां से आपके पास नई? वैसे आप समझते हैं कि वो बड़ा एक नुकसानदेह अमल रहा, चूंकि प्लेयरों का पूल जो था वो 192 पर आ गया, ये भी बहुत बड़ी, और उसमें भी जो वो प्लेयर मेरा ख्याल है 60-70 वो प्लेयर थे जो किसी ना किसी दौर में पाकिस्तान खेले हैं, और 50-60 वो प्लेयर थे जिन्होंने ताहयात
मेंबरशिप ले रखी है, वो रिटायर नहीं होते, तो रह गए 10-12 प्लेयर, वो नए खेल लेते, बाकी सारे पुराने ही खेलते रहे। ऐसा ही है अरसलान। देखिए आपने अभी थोड़ी देर पहले ना मिसाल दी, विराट कोहली की मिसाल दी, आपने रोहित शर्मा की मिसाल दी कि उनको बुलाया गया और वापस डोमेस्टिक मैं खिलाई एक गई। रिकॉर्ड शेयर करूं ऐसा, इसके बाद आपकी पूरी बात होगी। रिकॉर्ड शेयर करता हूं जी, फर्स्ट क्लास के 143 मैचेस हैं विराट कोहली के। इमेजिन 143 मैचेस, डोमेस्टिक में 10,000 रन है भाई उसके बाद लिस्ट ए के 14,000 रन है उसके, T20 जो इंटरनेशनल नहीं है 11,000 रन है। आप जरा कैलकुलेट करें तो ये 30,000 प्लस रन बनते हैं और 30,000 प्लस डोमेस्टिक रन हैं, तो खेला है तो है ना। ऐसा ही है अरसलान, ये सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड, देखिए बहुत बड़ा बोर्ड है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़े स्टार्स वहां पैदा होते हैं। आप न्यूजीलैंड की बात कर लें, चले न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क है, कितनी आबादी है उसकी? 50 मिलियन। और सर आपके यहाँ टोटल मेरे ख्याल कराची से भी कम है। सर विल यंग 200 प्लस क्लास मैचेस खेलने के बाद आया है। आप उसके खेलने का स्टाइल देखिए, ऐसा लगता है भट्टी में पका हुआ प्लेयर जो हर किस्म की शॉट खेल सकता है, सर हर किस्म की प्लेयर को खेल सकता है। रविंद्रा अंडर 19, अंडर 17, 13 के बाद की बात कर रहा हूँ, ये सब करके तो 40 प्लस मैचेस हैं उसके डोमेस्टिक। तब आया आप हारिस रऊफ की मिसाल ले लेना। हारिस कितने डोमेस्टिक रऊफ खेलता है सर? टैलेंट हंट प्रोग्राम में लाहौर कलंदर ने पिक किया, पीएसएल खिला दिया, पीएसएल में उसने अच्छा परफॉर्म किया तो बीबीएल ने बुला लिया, वहां जाके उसने तीन विकेटें ली, हैट्रिक की, डायरेक्ट पाकिस्तान ने वहीं से पकड़ा उसको, कहा जी आओ तुम खेलना शुरू कर दो। उसको तो पता ही नहीं बेचारे को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती क्या है, कौन खेलता है, क्या चीज है। मैं पिछले दिनों एक कोच के साथ बैठा हुआ था और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर के ऊपर बात कर रहे थे, तो उसने सर हिलाते हुए मुझे कहा, कहता है एहसन मैं आपको क्या बताऊं, कहते एक बहुत अच्छा बॉलर हमारे पास आया और वो बॉल करा रहा था, तो वो हर रोज आए बस 30 बॉलें कराए और साइड पे हो जाए। तो मैंने उसको कहा, वो भाई कर क्या रहा है तू, जरा प्रैक्टिस कर, ज्यादा बॉल्स करा, अगर तूने 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने हैं, 4-4 दिन होते हैं भाई, पूरा पूरा दिन 20-20 ओवर कराने पड़ जाते हैं। तो कहते हैं सर नहीं, मैंने करवानी है, T20 बॉलर बनना है, मैंने 24 गेंदें करानी है, मैंने 24 गेंदों की ही प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी सोच ये होना शुरू हो जाए, आपकी प्रायोरिटी ये, और आप ऐसे बंदों को ग्लैमराइज करना शुरू कर दें, तो फिर अल्टीमेटली जो यंगस्टर्स हैं उन्हीं को जो है वो फीचर करना शुरू हो जाते हैं। आप हमारे खिलाड़ी हैं, उनको देखे ना, शादाब ने कितने डोमेस्टिक में मैच खेले हैं, फर्स्ट क्लास कितने खेले हैं, जिस तरह भाई ने बात की, हारिस रऊफ कितने मैचेस खेला है, यही तो मुसीबत है। यही तो वो क्यों फर्स्ट क्लास मैचेस आपके खेलें, जहां पर आप उनको सैकड़ों के हिसाब से देंगे, वो बीबीएल जाके क्यों ना खेलें, लंका प्रीमियर लीग क्यों ना खेलें, 4 ओवर्स कराने पड़ेंगे उनको, ढेर पैसे लेके वहां से आ जाएंगे। प्रायोरिटी नहीं है ना। मोहम्मद आमिर ने छोड़ दिया, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन अभी तक T20 टेस्ट खिलाने का जो कह दिया यार, आपका एक प्लेयर कैसे कह सकता है जी मैं इन 2 कोचेस के साथ नहीं खेलूंगा। मैं आपको बताऊं एक मजे की चीज, एहसन जो आप कह रहे थे, चलें उस पर डिस्कस कर ले। 2020 में लास्ट फर्स्ट क्लास मैच खेला है शादाब खान ने, जी हाँ, समझ रहे बात, 2020 में लास्ट मैच, और जो लास्ट मैच खेला है तो टोटल कितने मैच खेले होंगे अंदाजा करें, ऐसे ही आप लोगों से पूछ रहा हूँ। 30-40। अच्छा आप बताएं ऐसा कितने खेल लिए होंगे? 10-15 जबरदस्त, 17 बिल्कुल 16 से 20, 4 साल में 17 प्रायोरिटाइज करें आप। चैंपियंस ट्रॉफी की विन के बाद से तो भाई ने कहा मैं तो नहीं खेलता, मैं तो हीरो बन गया, स्टार बन गया, ऐसा उसने कहा मैं नहीं खेलता। आप अंदाजा करो ऐसा, ये हमारी प्रायोरिटीज है, हमारे टॉप स्टार्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट मैच खेले हुए भी अब उसको 3रा साल एंड हो रहा है। देखिए अरसलान, हम जब बात करते हैं ना, हम क्यों कहते हैं कि भाई डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर खेले ताकि वो लंबी क्रिकेट, उसका फिटनेस मयार बेहतर होना शुरू हो जाए, वो बॉल को ज्यादा अर्से तक करे, उसकी साइट अच्छी हो। हम ये नहीं कहते कि प्लेयर्स जो है इंटरनेशनल लीग्स ना खेलें, इंटरनेशनल लीग का अलग किस्म का फायदा है अरसलान। इंटरनेशनल मुकाबलों में आप, इंटरनेशनल लीग्स में आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट चैलेंजिंग सिचुएशन और डिफरेंट रोल अदा करते हैं, वो भी प्लेयर को बेनिफिट देती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी बेसिक्स को ही छोड़ दें, उस बेसिक को इग्नोर करते। भाई मैंने बीबीएल में परफॉर्म कर दिया, मैंने कैरेबियन लीग में मिल गई, मुझे बिग बैश का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं उसके उन्होंने मुझे साइन कर लिया, तो क्या मैं अपनी क्रिकेट को इंप्रूव नहीं करूंगा? अरसलान, मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, इंग्लैंड के प्लेयर क्या करते हैं,
इंग्लैंड के प्लेयर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट जरूर करता है। वो बोर्ड की तरफ से दिए गए कोचेस के अलावा अपना फिटनेस ट्रेनर हायर करता है, अपना डाइटिशियन हायर करता है, अपना साइकोलॉजिस्ट हायर करता है, अपना स्पेशल, अगर उसको कोई और बॉलर चाहिए वो बोर्ड से कहता है, अगर वो बोर्ड नहीं दे रहा वो खुद भी हायर करता है उसको। क्यों? ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके, ताकि अगर उसमें कोई कमी पेशियां हैं तो वो उसको ओवरकम कर सके। लेकिन बदकिस्मती से ये सोच हमारे प्लेयर्स में नहीं पाई जाती। आपका सबसे बेहतरीन प्लेयर 85 फर्स्ट क्लास के साथ बाबर आजम, 85 फर्स्ट क्लास खेले। मैं बाबर की बात इसलिए कर रहा हूँ, हमें ज़रूरत है भाई कि हमारे बड़े प्लेयर जाएंगे डोमेस्टिक में तो बच्चे खेलेंगे। अभी 2020 इंटरेस्ट, 2020 लास्ट मैच है सर। डोमेस्टिक का इंटरेस्ट, डोमेस्टिक की वैल्यू, डोमेस्टिक का कल्चर, हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। आप खुद सोचें ना, बाबर आजम के साथ जो पार्टनरशिप लगा रहा होगा बैट्समैन, वो कितना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और उसके बाद ये है कि आपको इंड्योरेंस आपके अंदर आती है, आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं, आपको पता लगता है कैसे चैलेंज करने। ये क्या कहते हैं कि जी आपने प्रैक्टिस करनी है ना, बैट्समैन ने कम से कम 1000-1500 गेंदें वो दिन में खेले, बल्ले के साथ मारे, ताकि उसको पता चले उसने कैसे खेलना है। और उसके बाद आपकी विकटें, हमारी फर्स्ट क्लास की विकटें ऐसी होनी चाहिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ताकि वहाँ से इंटरनेशनल ब्रीड पैदा हो। आपकी जो मैं मुझे बात कर रहा हूं अरसलान ना, ये बात बताएं ना कि ये क्या शाहीन शाह अफरीदी और उसके साथ जो है आपके बाकी डोमेस्टिक के अरशद इकबाल और तमाम बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हो, वहाँ लेना शाहीन शाह अफरीदी विकटें और पता लगे कि अरशद इकबाल ज़्यादा अच्छा है या मीर हमजा ज़्यादा अच्छा है या शाहीन शाह अफरीदी ज़्यादा अच्छा है, फिर पता चलेगा ना। हम वहाँ पता लगे मीर हमजा ज़्यादा विकटें ले रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी विकटें नहीं ले रहा, तो फिर आप मीर हमजा को खिलाएं ना, शाहीन शाह अफरीदी को घर बिठाएं। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है। एहसन क्या कहते हैं, मैं जो लास्ट मैच की बात कर रहा था ना, वो भी पीसीबी ग्रीन्स और वाइट्स के दरमियान 2020 का था। 2019 एक्चुअल ईयर है, लास्ट मैच डोमेस्टिक खेलने का बाबर आजम के 4 डे की बात करूं, जो ओरिजिनल कायदे आजम ट्रॉफी है। तो आपने तो 5 साल हो गए, 4 साल हो गए ना आप गए हैं डोमेस्टिक में, ना आपने देखा है कोई लड़का आपके साथ खेले, ना ग्रूम हो। देखिए अरसलान भाई ने बहुत, और ये जो काशिफ कर रहे हैं ना बात, ऐसे इस पर भी ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं काशिफ भाई। देखिए काशिफ भाई ने जो बात की ना, ये 100% दुरुस्त बात किया। मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं इनकी ये बात को। जब बाबर आजम जैसा प्लेयर, जब कोई बड़ा प्लेयर डोमेस्टिक में हमारे एक लड़कों के साथ खेलता है तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उनका, उनसे सीखने को मिलता है। लेकिन उसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने उठाया, आपको अपने जो क्लब्स हैं और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको कहे बस वो जी अगर क्लब क्रिकेट चल रही है तो वही 500 रुपए की बॉल से चलती रहे, टांगे टूटती रहे, हाथ टूटते रहे उनके, और वो जो है उस पर ही चलाते रहे। आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करके उसकी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करेंगे, 5 साल प्लानिंग करेंगे, तब जाके आपका एक छोटा बच्चा बड़ा होकर एक बाबर आजम बनेगा, छोटा बॉलर आपका बड़ा होकर शाहीन अफरीदी भी बनेगा, नसीम शाह भी बनेगा। फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि नसीम शाह इंजर्ड हो गया है या शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गया तो हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। यार अगर आप खेलेंगे ना तो फिर आपकी इंजरीज भी कम होंगी, क्योंकि आप लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहे हैं, रेगुलर फिटनेस का अपने ख्याल रख रहे हैं और आपकी बॉडी ट्यून अप हुई है इन सब लॉन्गर फॉर्मेट को खेलने के लिए। अभी तो बॉडी ट्यून अप ही नहीं है, अभी तो 4 ओवर के ज्यादा आप बॉलिंग कर ही नहीं सकते। 145-46 पे बॉल करने वाला शाहीन शाह अफरीदी 131-32 पे आया हुआ है और वो इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं कराता ही इतनी गेंद था, मेरी गेंद ही इतनी होती। वो गलत क्या है, पहली गेंद से वो पहली गेंद से इन स्विंगर शुरू करता है और आखिरी गेंद तक एक ही गेंद को फेंकी जा रहा है। ऐसा मैं वही ना, आज रिकॉर्ड्स की बात चल निकली है तो इसलिए मैं बोले जा रहा हूँ। टोटल 5 मैच हैं यार शाहीन अफरीदी के, टोटल 4 डे की बात करना, और वो भी 2020 में आखिरी खेला था भाई ने, 2019 में एक्चुअली खेला था। 2020 का तो एक मैच था जो वाइट्स और ग्रीन के दरमियान हुआ था, तो सब ने वो खेलिया। तो 5 मैच हैं भाईजान एहसन साहब। सर शुक्र करें कि आपके वर्ल्ड कप में आपको शाहीन अफरीदी को वापस नहीं बुलाना पड़ा, वरना खबरें यही आ रही थी कि शायद शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवा दें, क्योंकि उनकी जो उंगली थी जो दुख रही थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी वो अपने रिदम में नहीं है इस वक्त। तो आपको दुआ करें। मुझे तो ये लग रहा है कि हम आपका एक और प्लेयर अगले ये 5 मैच, खैर अब तो चांसेस बड़े यार ऐसे चलो आते हैं इस पे, अब चांसेस पे बहुत हो गए। हमने आज काफ़ी डिटेल, मेरा ख्याल है ये जो देखने वाले हैं उनके लिए काफ़ी नॉलेज का प्रोग्राम होगा कि डोमेस्टिक में किसने क्या किया हुआ है, कितने मैचेस खेले हुए हैं, सबके ही रिकॉर्ड बता दिए तकरीबन जो बड़े बड़े हैं आपके, शादाब बाबर कितने मैच और लास्ट कब खेला। चले जी काशिफ भाई, पॉइंट्स टेबल पे कोई है हौसला, कुछ करेंगे?
पाकिस्तान के लिए हाँ हम तो अपने ही पूछेंगे भाई। मुझे तो नहीं लगता। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये ना पाकिस्तान नहीं, ये उससे हार जाए वो उससे जीत जाए नहीं नहीं, वो अभी वो स्टेज पहुंची नहीं है हमारी। अभी भी हमारे पास जो है अभी 5 मैच हुए हैं, 4 मैच अभी हमारे पास पड़े हैं। अगर आप 4 मैच ऑन द रो जीत जाएं तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं सेमीफाइनल के लिए। लेकिन देखें लगता नहीं है ना, हालात लगते नहीं हैं। अब तो मुझे ये भी ख़तरा लग गया कि हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ क्या करेंगे, क्या उनसे भी हम जीत सकेंगे कि नहीं जीत सकेंगे। हमारे बैट्समैन, पहले तो हमारे बॉलर्स अंडर कॉन्फिडेंट थे, अब तो बैट्समैन भी टोटल आउट ऑफ निक, आउट ऑफ कोर्स हो गए हैं। वो नज़र ही नहीं आ रहा, उनसे खेली नहीं जा रही, स्ट्रोक ही नहीं लग रहे। देखें बॉलर को ही नहीं पकड़ रहे। हम ये कहते थे जी कि हमारे बैट्समैन सऊद शकील, बाबर आजम, रिजवान स्पिनर के मास्टर हैं, स्पिनर को बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। स्पिनर को आप उस वक्त तक नहीं खेल सकते जब तक आप कदमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज ऑफ फीट नहीं करेंगे। आपको पिच तक पहुंचना पड़ेगा, वो निकल ही नहीं रहे। वो आप इससे अंदाजा लगाएं यार, मैं तो हैरान हो गया देखकर। फ्री हिट मिल गई बाबर आजम को और बाबर आजम ने क्रीज नहीं छोड़ी। भाई आप ना स्टंप हो सकते हैं, ना कैच हो सकते हैं, ना बोल, स्टंप भी नहीं हो सकते। आपको चाहिए था 3 कदम क्रीज से आगे निकल जाते और खेलते एक अपनी हाथ ही खोल लेते। आपने क्रीज से पिछला पाँव नहीं उसने हटाया, उस पे भी कुछ नहीं लगा, उस पे भी नहीं लगी। 2 गज के फासले पे गेंद चली गई। इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो बाबर आजम तो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर। अच्छा, इससे हो क्या रहा है? यस, इससे हो क्या रहा है? ऐसा आपको याद होगा, ये खुद सोचने की बात है। बाबर आजम 30-35 भी करते थे ना तो दुनिया भर में बात होती थी यार, कमाल की ड्राइव खेली है, शॉट्स मारी हैं, निक में लड़का जल्दी आउट हो गया। बाबर 50 कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। तो ये चीज खुद सोचने की है भाई। देखें आप नेदरलैंड के खिलाफ मैच में बाबर आजम की विकेट देखें, वो कैसे आउट हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडम जंपा की बॉल पे वो कैसे आउट हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह इंडिया के खिलाफ देख लो स्टाइल में आउट हुए हैं। अभी आप देख लो 74 करके अफगानिस्तान, फर्क कोई नहीं था। ऑफ साइड वो लेग साइड पे हुआ है और बाकी में एक में ऑफ साइड पर हो गया। कैच वैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को जिस तरह से स्पिनर से खेलना चाहिए, स्पिनर्स को खेलना चाहिए था, इस पे बहुत बात हुई है। देखिए कदमों का इस्तेमाल, फीट यूज बिल्कुल हमें ना इंडिया के मैच में नजर आई। रविंद्र जडेजा को कोई स्टेप आगे, इवन के हालांकि सऊद शकील स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, वो भी डिफेंसिव बॉल पे आउट हो गया। एडम जंपा को खेलते वक्त आप इफ्तिखार की बॉल देखे, पता नहीं इफ्तिखार अच्छी खासी पावर टेक कर रहे थे, पूरा माहौल असरअंदाज हो रहा है। नहीं, इफ्तिखार का प्रॉब्लम ये हुआ ना, उसने हाथ से गेंद को पकड़ा नहीं। जब आप हाथ से गेंद को नहीं पकड़ेंगे, पिच होने के बाद पता चलेगा आपको कि अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, फिर यही कुछ होगा। वाह, बैट्समैन को हाथ से पकड़ना है गेंद को, कि हाथ से पता लगना चाहिए, वो नहीं पता चल रहा। काशिफ भाई हमारे प्लेयर सामने क्यों नहीं खेल सकते, मुझे ये बात समझ नहीं आती यार। सामने खेलने के लिए नहीं, सामने खेलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आपको पता आप वी की बात कर लगेगी वी में खेलने के सामने से मुराद बिल्कुल। देखे ना, आपको पता है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ फील्डर खड़े हुए हैं, आपको पता है कि मैं इतनी पक्की मारूंगा कि बाहर जाएगी। आपको जब पता है कि मेरी पक्की लग कोई नहीं रही, अगर मैं मारूंगा सीधी तो कैच हो जाएगा, फिर आप कोशिश करते हैं कि दाएं मारें, कोई बाएं मारें, निकालें। इसलिए सामने खेलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चाहिए, जो कि नहीं है इस वक्त प्लेयर्स के अंदर। नहीं तो कॉन्फिडेंस का किसी ने रोका तो नहीं है यार, सपोर्ट किया। हाँ एहसन क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था आज आप क्लासन की शॉट्स को देखें, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में मार्श की शॉट्स को देखें, कान गरम कर दिया, बहुत मारा है। और ऐसा लग रहा था कि अगर उसको बॉल जरा सी भी फुल बॉल जो मिलती थी वो ग्राउंड से बाहर, यार एक बॉल सर आप आज मिलर को देखते, 15 बॉलें मिली हैं उसको, उसने 15 बॉलों पे 4 छक्के टिका दिए और 1 चौका। नहीं, आप डेविड वार्नर को देखें, लगता था वो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है, बैठ के वो मार रहा है उसको, लेट के मार। डेविड वार्नर तो परेशान हो गए थे, ऐसा लग रहा है कि इनका पोस्टमार्टम कर रहा है और चारों शाने चित करके कर रहा है। नहीं, और ये बात सही है एहसन, हमें तो ये लगने लगा था कि शायद डेविड वार्नर ये सोच रहा था यार बस मैं थक गया, मुझे जाने दो, तो ये कह रहे थे नहीं थोड़ा सा स्कोर करो। नहीं, लेकिन देखिए अरसलान, अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, चले 4 स्पिनर ने खिलाए ना, हम और टीमों को देखें कि उन्होंने उन स्पिनर्स को कैसे खेला है। आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, विन लियंग ने नबी को 3 छक्के मारे हैं, वो कदमों का इस्तेमाल करके बॉल टप्पा पड़ने से पहले मारे हैं। यार एक बड़ी मजे की चीज कही, बहुत अच्छा बोला एहसन, लेकिन एक बड़ी मजे की चीज है जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर, कमेंटेटर ने कहा कि भाई आज ना 4 स्पिनर के साथ जा रहा है अफगानिस्तान, ये तजर्बा है पहला अफगानिस्तान का, ठीक है। उन्होंने कहा कमेंटेटर ने कि ये टाइम है पाकिस्तान के लिए, राइट टाइम, कि तजर्बे को तहस नहस कर सकते हैं आप, क्योंकि तजर्बा है, वो खुद कॉन्फिडेंस में नहीं होंगे, पहली बार हो रहा है अफगानिस्तान, तो आप निकल के खेलें। उनका मतलब था कि पावर प्ले इस्तेमाल कर दें तो आप पूरी टीम को बैन कर, और उससे कहा भी कि यार नई बॉल से स्पिनर को बहुत इफेक्टिव नहीं होगा तो आप उसको खेलें। अब लेकिन हमारे यहाँ वो भी नहीं हुआ, हमने साबित कर दिया वो ठीक था तजर्बा।
ये भी पता है, देखिए राशिद खान कभी भी ना पावर प्ले में बॉल नहीं करवाता। हाँ। पहले 10 ओवरों में वो बॉल नहीं कराता, वो कोशिश करता है कि एज अ 5th बॉलर या 6th बॉलर, मतलब 5वें नंबर वाला बॉलर ही वो बने। वो अमूमन बॉल 15वें ओवर से बाद करवाता है। लेकिन मुसीबत ये थी कि ये नूर को ही नहीं खेल पा रहे थे, तो राशिद खान तो बाद में आता है। और नूर जिसको ये बहुत लाइट ले रहे थे, की बॉल समझ में नहीं आ रही थी। रिजवान स्वीप बहुत अच्छा करता है, वो स्लॉग स्वीप के लिए गया और उसने इसको बाल मार दी। ऐसा लग रहा था कि पढ़ के आए हुए थे कि ये भाईजान इस बैट्समैन को आउट करना है तो किस तरह से करना है। तो नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें कहा कोई भी बॉल करो, ये मारेगा ऐसे ही। नहीं, लेकिन रिजवान का तो प्रॉब्लम है ना, उसके पास एक ही शॉट है लेग साइड की। उसने 7वीं 8वीं ऑफ स्टंप के बाद की गेंद को उठा के लेग साइड पे मारने लेकिन यार थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ ना स्वीप मारते हुए, तो ये नहीं, कौन अब्दुल्ला शफीक तो जो आउट हुआ वो तो खैर बॉल ही स्वीप वाली थी, वो तो बड़ी लेग स्टंप में थी। वो तो पता नहीं डीआरएस ने कैसे उसको आउट दे दिया, वो लगता नहीं था, मुझे पता है उस पे बहुत बिल्कुल नहीं आउट लगता था। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप ऑलरेडी देख आए हो ना, तो थोड़ा सब्र कर लो, क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन चले मिडिल में पड़ी हुई लेग साइड पड़ी हुई स्वीप समझ आती है। 7वीं 8वीं ऑफ स्टंप से कौन लेग साइड वाइड साइड ऑफ स्टंप। हाँ जी, एक बात और मुझे बताएं कि हमें एक बात और हमारी टीम को ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि शादाब एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है या बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है। नहीं, और इफ्तिखार हमें पहले ये तय करना पड़ेगा एहसन माजरत के साथ कि ये सारे एज अ खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये कौन है, पहले इनके रोल डिफाइन करो भाई। शादाब खान को तो मरवाया है पीएसएल ने। पीएसएल में तीसरे नंबर पे वो आके बैटिंग करते थे और वो वहां स्कोर करते थे। उन्होंने जब 2-4 इनिंग्स खेल ली, उन्होंने आज कहा बहुत मैं अच्छी बैटिंग डिटेल ऑलराउंडर बहस हूं हुई है, वैसे मुझे थी उम्मीद। बहुत शुक्रिया यार एहसन अब्बास, थैंक यू सो मच। अरे एहसन को हमने रातों रात उठाया है जी, तंग किया। काशिफ भाई थैंक यू सो मच। काशिफ शबीर हमारा रेगुलर हिस्सा। सुबह 12:30 बजे होती है जी आपसे मुलाकात। मैच तो बड़ा ढीला सा है, लेकिन कोई पता नहीं है नीदरलैंड्स का कि वो ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या कर जाए, क्योंकि उसमें कैपेसिटी है भाई, बहुत अच्छा खेल रही है नीदरलैंड्स। चलें जी, सुबह मिलते हैं।